Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. We are discussing class 11's NCERT Indian Constitution at Work and we are on chapter 5. We are going to start off the chapter 5 from this session and the chapter 5 is legislature. So in this chapter we try to understand a lot of things which are there in your NCERT class 11th. So first of all, in this particular lesson we are going to discuss why do we need a parliament. देखिए जब हम बात करते हैं legislature की तो लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट. तो सबसे पहला क्वेश्चन कि हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी, हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों है. उसके बाद वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई 2 हाउसेस. एक हाउस से काम क्यों नहीं चला, लोकसभा ही क्यों नहीं थी या फिर राज्यसभा ही क्यों नहीं थी, हमें दोनों हाउसेस की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो ये भी हम समझेंगे. एंड वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा बोथ इन दिस चैप्टर. नाउ इस चैप्टर के बाद आगे आने वाले लेसन्स में हम पढ़ेंगे व्हाट डज द पार्लियामेंट डू. पार्लियामेंट क्या करती है, यानी कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे फंक्शंस. उसके बाद कुछ पावर्स हैं लोकसभा और राज्यसभा के बाद, वो पढ़ेंगे. फिर हम पढ़ेंगे स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा. फिर आने वाले पार्ट्स में बहुत सी चीज़ें हैं चैप्टर में, जैसे कि पार्लियामेंट में लॉज कैसे बनाए जाते हैं, हाउ डज़ द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव्स और इंस्ट्रूमेंट्स क्या है पार्लियामेंट्री कंट्रोल के. फिर हम पढ़ेंगे कि पार्लियामेंट की कमिटीज़ क्या होती हैं, पार्लियामेंट अपने आप को रेगुलेट कैसे करता है. ये सारी चीज़ें आगे आने वाले सेशंस में पढ़ेंगे. आज के लिए हमारा कंटेंट है, टॉपिक है व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट और व्हाई डू वी नीड 2 हाउसेस. दिस इज़ द होल इशू. सो देखिए लेजिस्लेचर की जब हम बात करते हैं इट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट. ठीक है, ये सब क्या करते हैं, ये बनाते हैं लॉज, हमारे देश के लिए लॉज बनाते हैं और साथ ही साथ में इनके बहुत सारे वेराइड फंक्शंस भी हैं. ये क्या है, दिस इज़ ऑल, इट इज़ अ सेंटर फॉर ऑल द डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस इन द कंट्री. हमारे यहाँ बड़ी चीज़ें होती हैं जैसे कि वॉकआउट हो गया, प्रोटेस्ट होते हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस होते हैं, डिबेट्स होते हैं पार्लियामेंट में, कोऑपरेशन की बात की जाती है. सो इट इज़ अ सेंटर ऑफ ऑल द पॉलिटिकल प्रोसेस विच इज़ प्रिवेलिंग इन आवर कंट्री. और तो और ये क्या करते हैं, लेजिस्लेचर जो होती है वो ये रिप्रेजेंटेटिव को लोगों के लिए अकाउंटेबल होल्ड करती है, जो कि बेसिस है आपकी डेमोक्रेसी का. नाउ येट बहुत सी ऐसी डेमोक्रेसीज हैं जहाँ पे उनकी जो लेजिस्लेचर है वो अपना सेंट्रल प्लेस खो रही हैं, क्योंकि मेजरली उनके यहाँ एक सेंट्रल डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है. हमारे देश में भी एक मेजर डिसीजन मेकिंग बॉडी है, दैट इज़ द कैबिनेट. ठीक है, ये जो कैबिनेट होती है इट इज़ बेसिकली कैबिनेट मिनिस्ट्री, जहाँ पे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज, इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं देश की, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इस तरह के कुछ मेजर मिनिस्ट्रीज होते हैं. और वो मिनिस्ट्री के मिनिस्टर्स मिलकर ये कैबिनेट बनाते हैं और सारा का सारा डिसीजन, मेजर डिसीजन आपका कहाँ से होकर निकलता है, कैबिनेट से होकर निकलता है. तो इसीलिए कई बार इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि जो कैबिनेट है वो इनिशिएट कर रही है पॉलिसीज और सारा गवर्नमेंट का एजेंडाज या फिर गवर्नेंस का एजेंडाज. इससे बोला जाता है कि कहीं ना कहीं पार्लियामेंट डिक्लाइन हो रही है. बट ये बात आपको याद रखना है कि कैबिनेट भी तो मेजॉरिटी ही रिटेन करती है पार्लियामेंट में, तब जाके वो कैबिनेट मिनिस्ट्री है. तो इसी तरह इसकी थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस तो बनी ही रहती है. Now we will try to understand why do we need 2 houses of the parliament. देखिए हमारे यहाँ है लोकसभा, राज्यसभा, 2 हाउसेस हैं. इसको बोला जाता है बाय कैम्ब्रियल लेजिस्लेचर. ठीक है, बाय कैम्ब्रियल लेजिस्लेचर में आपको 2 हाउसेस मिलेंगे पार्लियामेंट में. आप किसी भी देश की डेमोक्रेसी में चले जाएं जहाँ पे बाय कैम्ब्रियल लेजिस्लेचर है वहाँ पर आपको 2 हाउसेस मिलेंगे. उसी तरह हमारे यहाँ भी 2 हाउसेस हैं, एक हाउस है लोकसभा और एक हाउस है राज्यसभा. ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर बाय कैम्ब्रियल लेजिस्लेचर बनाते हैं. ये है सेंटर का सिस्टम, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट का सिस्टम. सिमिलर सिस्टम आपको स्टेट्स में भी देखने मिल जाएगा. वहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा, लेजिस्लेटिव असेंबली मिलेगी और विधान परिषद मिलेगी. आपको यहाँ पे याद रखना है कि हर एक स्टेट में आपको ज़रूरी नहीं है कि विधान परिषद हो. दिस इज़ ऑप्शनल टू द स्टेट्स. वो अगर अडॉप्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, ना करना चाहें ना करें. ना जहाँ पर भी आपको टर्म पार्लियामेंट लिखा हुआ मिलेगा ना, उसका मतलब है नेशनल लेजिस्लेचर से, यानी कि यूनियन वाले से, है ना, यूनियन वाले से, लोकसभा राज्यसभा से.
और जहां पर आपको देखने मिले स्टेट लेजिस्लेचर, तो उसका मतलब सिंपली स्टेट का लेजिस्लेचर, दोनों हाउसेस स्टेट के, अगर वहां पे एक हाउस है तो एक हाउस, दो हाउस है तो दो हाउस। अब आपका ये सवाल होगा कि ऐसे कौन से स्टेट्स हैं जहां पर बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, यानी कि वहां पर विधान परिषद भी है। तो ये आपको देखने मिलेगा आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड तेलंगाना। सो हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर? टोटल 6 स्टेट्स आर देयर विच हैव द बाइकैमरल लेजिस्लेचर। पहले जम्मू एंड कश्मीर में भी हुआ करता था, बट सिंस द आफ्टर द एब्रिगेशन ऑफ आर्टिकल 370 वहां पर ये चीज खत्म कर दी गई। अब थोड़ा नेमिंग जान लीजिए। 2 हाउसेज है हमारे इंडियन पार्लियामेंट में, एक है राज्यसभा, राज्यसभा को इंग्लिश में बोला जाएगा काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और एक होगा लोकसभा, जिसको आप इंग्लिश में लिखा होगा हाउस ऑफ पीपल। ओके, नाउ अब सवाल पे आ जाते हैं, वाई डू वी नीड 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट? भाई ऐसा भी तो हो सकता था कि सिर्फ एक हाउस से काम चला लो, लेजिस्लेचर तो वही उसी प्रोसेस से काम करेगा ना। बट 2 हाउसेस बनाने का ये रीज़न था क्योंकि हमारी कंट्री की क्या है, बहुत लार्ज पॉपुलेशन है। ओके, जब हमारे पास लार्ज पॉपुलेशन है तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन और इतनी डाइवर्स पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन आप 2 हाउसेस में अच्छे से कर सकते हैं, प्लस उनकी जो चीज़ें हैं, उनकी जो बातें हैं, उनकी जो नीड्स हैं, वो 2 हाउसेस के थ्रू काफ़ी अच्छे से रिप्रेजेंट हो सकती है। तो पहला रीज़न क्या है, रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, डाइवर्स सोसाइटी है, स्टेट्स हैं हमारे यहाँ इतने सारे, तो अभी क्या स्टेट का रिप्रेजेंटेशन भी ज़रूरी है, इसीलिए हमने रखा है राज्यसभा। ठीक है, अब इससे क्या होगा, जियोग्राफिकल रीजन जो होंगे हर एक देश, हमारे पूरे देश के, वो सारे रीजन्स का रिप्रेजेंटेशन हो पाएगा। ऑल्सो बाइकैमरल लेजिस्लेचर में जो डिसीजन होते हैं उनको रिकन्सिडर किया जा सकता है। ठीक है, अब रिकन्सिडर अगर आप करेंगे तो इसका मतलब आपको दोबारा सोचने का मौका मिलता है एक लॉ बनाने के ऊपर, तो उस पर ज़्यादा थॉट प्रोसेस हो सकता है एक डिसीजन के ऊपर। दैट इज़ वाई वी हैव टेकन द 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। देखो, हर एक डिसीजन एक एक हाउस से होकर गुजरेगा, हर एक हाउस अपना स्क्रूटिनी करेगा, उस पर वोटिंग करेगा, यानी कि एक पॉलिसी को 2 बार डिस्कस किया जाएगा। उससे क्या होता है, चेक्स एंड बैलेंसेस रखे जा सकते हैं। So guys, this is all why we have adopted the 2 houses of the parliament in our central government, and also to some extent to some states they are the bicameral legislature. I hope you understood this point. Now moving ahead, and we are going to talk about the Rajya Sabha. राज्य सभा के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। देखिए, राज्य सभा क्या करता है, राज्य सभा नाम है ना, हमारे यहाँ देखो स्टेट्स होते हैं जो कि हमारे यहाँ फेडरेशन यूनिट्स हैं, तो ये जो स्टेट्स हैं इनको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, राज्य। ओके, और राज्य है ना, तो राज्य से व्हाट इट डज डिफाइन, इट डिफाइंस द स्टेट्स, है ना, ये स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। बट आपको मैंने ऑलरेडी इलेक्शन और रिप्रेजेंटेशन वाले चैप्टर में ये चीज़ पढ़ा चुकी हूँ, जो इनका इलेक्शन प्रोसेस होता है। इलेक्शन कैसे होता है, इनडायरेक्टली होता है। इलेक्शन के जो वोटर्स होते हैं, राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं, उनके लिए जो वोट करने जाते हैं, उनके जो इलेक्शन में वोटर्स होते हैं, वो कौन होते हैं, स्टेट असेंबलीज के मेंबर्स, राइट। स्टेट असेंबली के मेंबर्स होते हैं, वो इलेक्ट करते हैं हमारे जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं उनको, बाय व्हाट मेथड, बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये मेथड थी, आई होप आपको रिकॉल हो गया होगा वो सिस्टम। अब ये बात तो आपको याद रखनी पड़ेगी कि राज्यसभा के जो एमपीज होते हैं उनको हम डायरेक्ट इलेक्शन करने तो नहीं जाते, उनको हम वोट देने तो नहीं जाते, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं स्टेट असेंबलीज में वो उनको वोट देते हैं। सो इन अ वे क्या हो गया, इनडायरेक्टेड इलेक्टेड बॉडी हो गई। ठीक है, अब हम जानते हैं व्हाट ऑल आर द प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द सेकेंड चैम्बर। देयर आर 2 सिस्टम्स, वन इज सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। अब ये क्या है, देखिए, इक्वल रिप्रेजेंटेशन करवाना चाह रहे हैं ये हर एक पार्ट और हर एक पार्ट कंट्री का उसका। ठीक है, ये मैटर नहीं करता कि आपके स्टेट की पॉपुलेशन और साइज क्या है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन करना है इनको। अब ये कैसे कर सकते हैं, ऐसे कि आपका स्टेट का जितना पॉपुलेशन होगा उसके बेसिस पे उतने रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टेट बड़ा है और कोई स्टेट छोटा है, दैट डजंट मैटर, बट अगर इस स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा है और इस स्टेट की पॉपुलेशन कम है, तो यहाँ से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे और यहाँ से कम रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे। यानी कि ये मैटर नहीं करता कि स्टेट का साइज़ क्या है ना, ज्योग्राफिकली।
उसकी पॉपुलेशन मैटर करती है, यानी कि रीजन या पार्ट जिनके पास ज़्यादा पॉपुलेशन होगी वहाँ से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, और जिनके पास कम पॉपुलेशन होगी वहाँ पे कम रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। अब ये जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं जो कि हर एक स्टेट में फिक्स किए जाते हैं वो दिए हुए हैं 4th शेड्यूल में। देखिए हमारे यहाँ ये सिस्टम है कि हम पॉपुलेशन के बेसिस पे करते हैं। अगर हम यूएसए की बात करें तो वहाँ पे उनका जो राज्यसभा है उसको सीनेट बोलते हैं। तो वहाँ पे जो सीनेट है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हर एक स्टेट को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया है, यानी कि अगर कोई स्टेट है जहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन है और तो वहाँ पे भी सेम नंबर ऑफ पीपल विल बी रिप्रेजेंटिंग फ्रॉम दैट स्टेट, और ऐसा कोई स्टेट है जहाँ उसकी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है तो वहाँ से भी उतने ही मेंबर्स इलेक्ट होंगे। ठीक है, अब अगर हम ये सिस्टम अडॉप्ट कर लेते तो क्या होता, हमारे यहाँ जैसे कि देखो उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन देखो आप कितनी ज़्यादा है, और उत्तर प्रदेश की ये पॉपुलेशन है और सिक्किम की ये पॉपुलेशन है, तो सोचिए कि यहाँ से 18.29 लाख और 5.71 लाख इतने लोगों से इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलता। तो इससे क्या होता है, डिस्क्रिपेंसीज जो है क्रिएट होती। इसीलिए हमारे यहाँ क्या किया गया, ये सिस्टम अडॉप्ट किया गया। अब उत्तर प्रदेश से 31 मेंबर्स आते हैं और सिक्किम से कितनी सीट है, 1 सीट है। अब थोड़ा टेन्योर सिस्टम समझ लेते हैं राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका टर्म होता है 6 साल का। अनलाइक एनी अदर इलेक्शंस आप यूजुअली टर्म्स क्या देखोगे, 5 साल का देखोगे, लेकिन राज्यसभा में 6 साल का होता है। ये जो मेंबर्स अगर एक बार इलेक्ट हो गए इनको दोबारा भी री इलेक्ट किया जा सकता है। अब आते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट पे। देखिए राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं वो सारे के सारे एक बार में डिसॉल्व नहीं होते। देखो लोकसभा में क्या है, यूजुअली आपको ये सिस्टम आई होप पता होगा कि यूजुअली क्या होता है हमारे यहाँ, जैसे कि 5 साल में इलेक्शंस होते हैं लोकसभा के, और अगर लोकसभा के इलेक्शंस 5 साल बाद हो गए, सपोज अगर 2020 में इलेक्शंस हुए थे तो 2025 में फिर से इलेक्शंस होंगे लोकसभा के, और 2025 में क्या होगा, पूरी की पूरी जो लोकसभा होगी वो डिसॉल्व हो जाएगी, है ना। सारे के सारे मेंबर्स क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे, उनकी सीट्स वेकेंट हो जाएंगी, फिर नए इलेक्शंस कंडक्ट किए जाएंगे। बट राज्यसभा में क्या होता है, सारे मेंबर्स एक साथ डिसॉल्व नहीं होते, उनकी टर्म एक साथ डिसॉल्व नहीं होती। इधर पे क्या सिस्टम होता है, यहाँ पर हर 2 साल में, इन एवरी 2 years क्या होता है, 1/3 जो भी मेंबर होंगे आपके राज्यसभा के वो अपनी टर्म कंप्लीट करते हैं। कितनी टर्म कंप्लीट करते हैं, 6 साल की टर्म कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो फिर अगर ये 1/3 अगर रिटायर हो जाएंगे तो 1/3 का ही जो होगा इलेक्शन होगा। ठीक है, सो इस तरह से राज्यसभा को इसीलिए बोला जाता है परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, क्योंकि ये कभी डिसॉल्व पूरी तरह से नहीं होती। रीजन क्या है, रीजन यही है कि देखो सपोज अगर ऐसा कुछ केस आ गया कि लोकसभा डिसॉल्व हो गई, लोकसभा के कोई मेंबर्स ही नहीं है, इलेक्शंस हो गए, या फिर किसी तरह से लोकसभा मेजॉरिटी पार्टी का किसी तरह से मेजॉरिटी पार्टी का कॉन्फिडेंस गिर गया, तो और उसी वक्त पे ये भी मान लीजिए राज्यसभा का भी टर्म खत्म हो गया, तो हमारे देश में लॉ मेकिंग बॉडी तो रहेगी ही नहीं, और सपोज ऐसी कोई कंडीशंस आ जाए तो हमारा देश गवर्नमेंट लेस हो जाएगा। इसी चीज़ को मेक श्योर करने के लिए कि एटलीस्ट एक हाउस हमारे देश में हमेशा बना रहे, इसी वजह से राज्यसभा को एक परमानेंट काउंसिल बनाया गया है। अब देखिए हमने देखा था कि राज्यसभा में होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स, है ना, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, इलेक्ट करते हैं हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स। उसके बाद यहाँ पे कुछ होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स। ठीक है, ये नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे, वो होंगे कितने, 12। प्रेसिडेंट इनको नॉमिनेट करता है, और ये नॉमिनेशंस होते हैं बहुत सी फील्ड से, जैसे लिटरेचर, आर्ट, एंटरटेनमेंट, सोशल सर्विस, साइंसेस। आपने देखा होगा हमारे कई मूवी स्टार्स होते हैं जो कि राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं। तो दीज आर ओनली द नॉमिनेटेड मेंबर्स। नाउ गाइस राज्यसभा हो गया, अब हम बात करते हैं लोकसभा के बारे में। ये जो होती है इसको बोला जाता है लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ऑल्सो ये होगी डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। हम लोकसभा के कैंडिडेट्स को इलेक्ट करने के लिए डायरेक्ट जाते हैं, वोट देकर आते हैं। ऑल्सो हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए भी डायरेक्टली इलेक्शन करना चाहते हैं। इस पर्पज़ के लिए हमारे पूरे देश को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया गया है। रफली एक पॉपुलेशन के बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिवाइडेड हैं। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव आता है, और थ्रू यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइज हम क्या करते हैं, हम इनको वोट देते हैं। अभी एट प्रेजेंट देर आर टोटल 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और ये जो नंबर है 1971 से अब तक चेंज नहीं किया गया है उसके सेंसस से।
अब लोकसभा का टर्म मैं आपको पहले बता चुकी हूँ 5 साल का होता है और ये मैक्सिमम टर्म है। इसके बाद फिर से इलेक्शंस होने ही होने हैं। 5 साल के पहले भी लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है। कैसे? अगर कोई पार्टी या फिर कोलिशन गवर्नमेंट ना बना पाए या फिर प्राइम मिनिस्टर एडवाइस कर दे प्रेसिडेंट को कि भाई लोकसभा को डिसॉल्व कर दो और फ्रेश और नए इलेक्शंस कंडक्ट करवाओ, तो इस केस में लोकसभा पहले डिसॉल्व हो सकती है। अदरवाइज 5 साल बाद तो उसको डिसॉल्व होना ही है। सो गाइज, आज के सेशन में हमने पढ़ा हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों है और हमारे यहाँ 2 हाउसेस क्यों हैं, है ना। बोथ द थिंग्स वर डिस्कस्ड इन दिस सेशन। अगले नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे व्हाट डज पार्लियामेंट डू, पार्लियामेंट क्या करती है, यानी कि फंक्शंस, कुछ पावर्स लोकसभा और राज्यसभा के और स्पेशल पावर्स राज्यसभा के हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इफ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोस एंड अपडेट्स। ऑल्सो डाउनलोड स्प्रिंट यूपीएससी ऐप टू प्रैक्टिस बुक चैप्टर और टॉपिक वाइज। रिमेंबर कैंडिडेट्स, जस्ट रीडिंग बुक्स और वॉचिंग वीडियोज वोंट हेल्प अनलेस यू practice thoroughly. Identify your mistakes and work to improve your performance. Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस और अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट यूपीएससी ऐप। यहाँ पर आपको अपनी बुक्स, चैप्टर और टॉपिक वाइज मिल जाएंगे और आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से या फिर वीडियोस देखने से काम नहीं चलेगा, इसके लिए आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो अपनी मिस्टेक्स को जानिए और परफॉर्मेंसेस को इम्प्रूव कीजिए और स्प्रिंट यूपीएससी इसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। सो थैंक यू, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।